हैं कि यू टेक फ्रेश वेजिटेबल, यू टेक फ्रेश फ्रूट्स, यू टेक फ्रेश ऑफ दिस पर्टिकुलर, सोडियम है, सिलीनियम है, कोई भी चीज है, हम आप प्याज खाओ, आप गार्लिक खाओ, आप अदरक खाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें कहाँ से, उन चीजों में मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? उनमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं सॉइल से। और सॉइल में कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल में आ रहे हैं इस तरह की डिकम्पोजिशन होने की वजह से। बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कभी अब उनका डेथ और डिके हो रहा है इन द सॉइल, तो वो उनकी बॉडी से वो मिनरल एलिमेंट या दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल रहे हैं और उनको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई चीज प्लांट एब्जॉर्ब करता है और वो तब वो चीज किसका हिस्सा बन जाती है? इट बिकम द पार्ट ऑफ ए फूड चेन। और जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो फूड चेन का हिस्सा, जब वो फूड चेन का हिस्सा है तो दैट प्लांट विल बी इटन अप बाय सम ऑर्गेनिज्म। चाहे उसको इंसान खाए, हम फ्रूट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, हम किसी के लीव्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, किसी के स्टेम को चूसते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, कोई रूट खाते हैं, अलग अलग पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। हम क्या, अगर हर्बीवोर की बात करें, ग्रीन प्लांट्स खाने वाले जितने भी हमारे जानवर हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर कहाँ से न्यूट्रिशन जा रहा है? पत्तों से ही तो जा रहा है, जो पत्ते खा रहे हैं। और उन एनिमल को अगर कोई दूसरा एनिमल खाता है या कोई ह्यूमन बीइंग ही उनको काट के खा जा रहा है, कोई मीट ईटर है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन कहाँ से जा रहा है? उन्हीं एनिमल के थ्रू जा रहा है। तो दिस इज द वे हाउ द न्यूट्रिएंट्स and how the energy and how the minerals they pass from one generation to, और आया कहां से? जब वो फूड चेन का हिस्सा बना। और फूड चेन का हिस्सा कब बना? जब उसको किसी प्लांट ने अब्सॉर्ब किया। कि अगर वो मिट्टी में रहेगा तो कोई मिट्टी थोड़ी खाएगा, ठीक है ना। नोबडी कैन टेक इट, नो एनिमल, इंडिविजुअल टेक प्लांट्स एंड प्लांट्स टेक एवरीथिंग फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। दिस इज द वे हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम, एंड हाउ द न्यूट्रिएंट्स एंड द मिनरल्स मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक दिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डिकम्पोजिशन के कई डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे देखिए, जो केवल किसी एनिमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्लांट्स की भी बात हो रही है। कोई प्लांट के पत्ते जो गिरते हैं, देखिए आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के पत्ते नीचे गिर रहे हैं सॉइल के अंदर, वो डिग्रेड कर रहे हैं, दे आर डिग्रेडिंग। और डिग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, एकदम उसमें से मिनरल नहीं निकलता है। डिकम्पोजिशन में सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन। वो ओके, जो भी चीज है वो फ्रेगमेंट करती है, छोटे छोटे पार्टिकल में पहले फिजिकली ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद उसमें से लीचिंग होगी। लीचिंग का मतलब ये है कि वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहां से बाहर निकलेंगे और वो मिट्टी में चले जाएंगे। उसके बाद कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो डिग्रेडेड डेट्रिटस है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के बाद जो अगली प्रोसेस होगी दैट विल बी ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस की, जिसको ह्यूमस कहते हैं। ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है टू माइक्रोबियल एक्शन और अंडरगो करता है डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन एंड अल्टीमेटली इन द एंड देयर विल बी मिनरलाइजेशन। ये प्रोसेस है जिसमें ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो ये 4-5 स्टेप्स आप लर्न कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर मे आस्क what are the different steps of decomposition. So first is fragmentation, after that leaching, after that catabolism, after that humification, and in the end it is mineralization. और जहां तक डिकम्पोजिशन की बात है तो डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो एक जैसे और एक साथ डिकम्पोज नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, अगर मान लीजिए जो डिकम्पोजिशन रेट है सबसे स्लो होता है लिग्निन और काइटिन में। लिग्निन और काइटिन बड़े स्लोली डिग्रेड करता है, ठीक है। और फास्ट रेट होता है अगर नाइट्रोजन और वाटर सोल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर हो। अगर कोई सब्सटेंस जिसमें शुगर ज्यादा है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस डेट्रिटस व्हिच इज रिच इन नाइट्रोजन, वो जल्दी डिग्रेड करेगा एज कंपेयर टू लिग्निन एंड काइटिन। वो जो लिग्निन और काइटिन की डिपोजिशन रहती है टर्शियरी सेल वॉल के अंदर, तो वो स्लोली नेचर में डिग्रेड करता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप देखो गर्मियां आजकल हैं तो आजकल डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होता है। आजकल आप कहीं शहर में क्रॉस कर रहे हो, किसी नाली के पास से जा रहे हो तो बदबू मारता है, स्मेल आती है उसमें, इसका मतलब उसमें डिग्रेडेशन फास्ट होगी। सर्दियों के दिनों में नहीं आती क्योंकि चीजें पड़ी रहती हैं, वो सड़ती नहीं है। कहने का मतलब तो यही है। तो लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशंस के अंदर डिकम्पोजिशन जो है इनहिबिट होती है, लेकिन वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कंडीशन फॉर द डिकम्पोजिशन। इसलिए हमें जहां पर ठहरी हुई चीज होती है, जहां कोई चीज सड़ रही होती है और उसके अंदर वाटर भी होता है, तो इट स्टार्ट स्टिंकिंग बिकॉज उसके अंदर चीजें डिग्रेड कर रही हैं। तो डिग्रेडेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नेचर। अगर डिग्रेड चीजें ना करें तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? सारा चीज तो, जितने भी मिनरल्स हैं वो सारी चीजें तो कोई ऑर्गेनिज्म उठा लेगा, कोई इंडिविजुअल उठा लेगा। तो कहते हैं ना, यहाँ धरती के ऊपर
आदमी जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वैसे ही आया और ब्लैंक ही वापिस जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी ले जा नहीं सकते। इवन जो आपका शरीर है उसको भी आप कैरी नहीं कर सकते। जैसे ही इंडिविजुअल का डेथ होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन बैक बाय द अर्थ। सारा चीजें जो हमने यहाँ से ली हैं, अर्थ वापिस उसको मांग लेगी कि दीजिए भी, आपका काम पूरा हो गया, योर लाइफ इज ओवर नाउ, और जो चीजें आपने धरती से उठाई हैं वो मुझे वापिस कर दो, मुझे किसी और को देनी है, किसी प्लांट को देनी है, किसी और दूसरी लाइफ को देनी है। हाँ, जब तक आप जिंदा हैं तो वी कैन एंजॉय दिस स्टेटस कि हाँ जी मुझे मिल रहा है और मैं उसकी वजह से जिंदा हूँ, राइट। तो दिस इज द वे डिकम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर मैं आपको कार्बन साइकिल की बात करूं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कार्बन साइकिल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, अगेन रेस्पिरेशन हो रही है, वाटर के अंदर से रेस्पिरेशन हो रही है, और साथ के साथ यहाँ पर कंबशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल का या इंडस्ट्रियल वेस्ट। वहां से क्या हो रहा है, कार्बन पूरा के पूरा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में जा रहा है और वापिस ये फिक्स हो रहा है बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंक फॉर द फॉर द कार्बन। प्लांट सबसे बड़े सिंक हैं, जिसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी कहते हैं, दैट इज नोन एज CDM। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगर हमने अपने अर्थ के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना है, तो वी विल हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज ट्रीज आर द सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो पेड़ लगाइए, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पेड़ों का बायोमास बढ़ेगा, और जो कार्बन फ्री में घूम रहा है इधर उधर, हमें ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, ठीक है, हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको थ्रेट कर रहा है, तो अगर वो कहीं फिक्स हो जाएगा तो उसके हमें दो फायदे हैं। एक तो कार्बन घूमने से बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बचेंगे। दूसरा, जो प्लांट बढ़ेगा, जो उसका बायोमास बढ़ेगा, दैट विल आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बन कंस्टिट्यूट बेसिकली 49% ऑफ अवर ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट है, कार्बन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, एंड इट कंस्टिट्यूट 49%। हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ड्राई वेट जो है 49% इज फ्रॉम द कार्बन ओनली। ठीक है, और कार्बन साइकिल जैसे हम देखते हैं एटमोस्फेयर में चल रहा है, ओशन में भी चल रहा है, और लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म में भी ये साइकिल ऑपरेट हो रहा है, राइट। ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हम कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, डिफोरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब हम जंगलों को काट रहे हैं, लगाने के बजाय वी आर कटिंग फॉरेस्ट्स। ठीक है, या व्हीकुलर पोल्यूशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, व्हीकुलर पोल्यूशन या फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट नेचर में बढ़ गया है। ये आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, और फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो बर्न हो रहा है, और व्हीकल जितने ज्यादा हो गए जिसमें हम पेट्रोल और डीजल को बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। एंड वी आर कटिंग फॉरेस्ट्स आल्सो। ठीक है ना, फॉरेस्ट हम अपनी जरूरतों के लिए पूरा कर रहे हैं, या तो अर्बेनाइजेशन कर रहे हैं, वहां पर कॉलोनीज बना रहे हैं, या हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वी आर कटिंग फॉरेस्ट। कह तो देते हैं हम कि वी विल प्लांट दिस मच नंबर ऑफ ट्रीज, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ जो 100-200 साल पुराना है, अगर हम उसको काट देंगे एक झटके में, तो ऐसा पेड़ बनने के लिए तो इट विल टेक 100 more years, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और 100 ईयर तक का जो पेड़ है वो हमें नहीं पता, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना वो इम्पोर्टेंस था उसका इकोसिस्टम के लिए, कितने ज्यादा एनिमल, कितने ज्यादा प्लांट्स, कितने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर था वो प्लांट, वो उनके लिए एक शेल्टर था, एक एनिमल के लिए फूड था उसके अंदर। तो अल्टीमेटली वो हमने कट कर दिया, तो इससे पूरा के पूरा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत सारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती हैं। और एक की स्टोन स्पीसीज की अगर हम बात करें, तो ऐसी स्पीसीज को हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं। एक पेड़ है जंगल में, जो गर्मियों के दिनों में उसमें फ्रूट बियर होता है, राइट, उसमें फ्रूट बियर होता है। गर्मी के दिनों में क्योंकि फूड नहीं होता अवेलेबल कहीं, तो जो जानवर हैं वो सारे आते हैं उस पेड़ के ऊपर, अपना 2-3 महीने का टाइम काटते हैं और चले जाते हैं, जब तक फिर सीजन बदल जाता है, फिर उनको खाने का मिल जाता है। तो ऐसा पेड़ अगर हम उसको काट दें, तो अल्टीमेटली हमने केवल एक पेड़ नहीं काटा है, हमने बहुत सारे एनिमल्स और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे उनका भी घर हमने खत्म कर दिया, उनके लिए भी फूड का जरिया। अल्टीमेटली क्या होगा, उनको फूड नहीं मिलेगा एंड दे विल डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। तो यहाँ पर एक एक स्पीसीज, एक एक प्लांट, एक एक एनिमल, एक एक ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टेड विद, बिकॉज हमने कहा ना देयर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शन है डिफरेंट स्पीसीज की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, यही तो वो इंटरेक्शन है। एक प्लांट के ऊपर कितने सारे एनिमल डिपेंडेंट हैं,
उसकी छाया में बैठते हैं, उसके अंदर सैप है उसको पीते हैं, या ऐसे टाइम पे वो फ्रूट बियर करता है कि जब कहीं भी नहीं मिलता फ्रूट तो दैट एनिमल टेक्स अप दैट पर्टिकुलर फ्रूट। ऐसी स्पीसीज का काटना और उसको बेसिकली देयर इज अ स्टेटस गिवन टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो एक कीस्टोन स्पीसीज के कटने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो कार्बन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। एक एस्टिमेट के अनुसार एनुअली हम 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 13 किलोग्राम कार्बन हम बायोस्फीयर में फिक्स करते हैं एवरी ईयर। एनुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना कार्बन जो है फिक्स होता है, राइट। यू सी दिस इज अगेन अ स्लाइड जो हमें दिखाती है किस हिसाब से ये बर्निंग हो रहा है। यहाँ पर वुड एंड फॉसिल फ्यूल भी है बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर जा रहा है, प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इसको फिक्स कर रहे हैं। एंड दिस इज द हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, हर चीज में रेस्पिरेशन होती है एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर एंड एवरीबॉडी। ये डिकम्पोजिशन और डेथ और डीके लायन टाइगर का भी हो रहा है, ठीक है। हर भी प्राइमरी कंज्यूमर का भी हो रहा है, इस प्लांट का भी हो रहा है। एंड दे आर फ्रॉम द डेट्रिटस, और डेट्रिटस का मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन जिसका होना है, और दिस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डेट्रिटिवोर्स। तो ये साइकिल कंप्लीट चला रहता है। तो वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ डायग्राम इन डिफरेंट वेज हम बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल जो हमारे पास आता है दैट इज ए नाइट्रोजन साइकिल। सारे ही साइकिल इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल भी बात कर रहा था नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक बहुत ही नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है और वेरी वेरी एसेंशियल। हमें अपनी बॉडी के लिए नाइट्रोजन चाहिए बिकॉज बॉडी ने प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाइट्रोजन कहाँ नहीं है? नाइट्रोजन से हमारा न्यूक्लिक एसिड बना है। नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अवर डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, उसका हिस्सा है। नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड जो है दे फॉर्म द प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है। तो हम उसकी पूर्ति जो कहाँ से करते हैं उस नाइट्रोजन की? हम प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं। वी टेक प्रोटीन रिच डाइट टू कंपनसेट द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अवर बॉडी। देखिए हम कहते हैं कि 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर। हवा में 78% नाइट्रोजन है, और जब हम किसी भी एयर को इनहेल करते हैं, अब हम सांस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर 100% ऑक्सीजन जा रही है, हमारे लंग्स में भी नाइट्रोजन जा रही है। और आप यकीन मानिए 78% तो नाइट्रोजन ही है, इट इज ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन हमारे लंग्स में भी जा रही है और लंग्स से फिर उतनी ही वापिस आ जा रही है। ओके आपने इस बारे में कभी सोचा है कि नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाती है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो फिर वापस आ जाती है। केवल 20% ही तो ऑक्सीजन है हवा के अंदर, अगर हम साफ सुथरी हवा की बात करें तो। अगर हम किसी पोल्यूटेड एयर की बात करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी तरह की गैसेज हैं तब तो बात अलग है, बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द क्लीन एयर, प्योर एयर, तो इट कंटेन ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट नाइट्रोजन एंट्री इनटू आवर लंग्स एंड इट कम्स आउट विदाउट एनी एक्सचेंज। बिना एक्सचेंज किए नाइट्रोजन हमारे लंग से बाहर निकल जाती है। कितना अच्छा होता है कि नाइट्रोजन भी अगर हमारे लंग से अंदर चली जाती है तो हमें नाइट्रोजन और ऐसा प्रोटीन रिच डाइट खाने का कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। फिर तो हमें हवा खाना ही बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उस हवा को खाने से हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बॉडी में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो भी कभी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उस नाइट्रोजन को अगर हमने खाना है तो हमें उसे अपने डाइट में सैंपल करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद द प्लांट्स। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फोटोसिंथेसिस के टाइम आपको बता रहा था कि लीफ के आसपास जो एयर है इट इज मोर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वही लीफ के आसपास है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो दे कैन नॉट एब्जॉर्ब इट थ्रू देयर स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो जाती है लेकिन N2 जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बिकॉज प्लांट डज नॉट हैव दैट एनर्जी टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द नाइट्रोजन, क्योंकि N2 जो है इट इज हैविंग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा हुआ इसका स्ट्रक्चर, N और N के बीच में देयर आर 3 लोन पेयर्स, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, राइट। 3 लोन पेयर की वजह से क्या है वहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, और प्लांट्स कैन नॉट ब्रेक दोज बॉन्ड्स that is present in between the two atom of the nitrogen। इस वजह से नाइट्रोजन जो है ना लीफ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। लेकिन कल मैं बात कर रहा था साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया हैज गॉट द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हाउ दिस नाइट्रोजन साइकिल इज ऑपरेट इन द एटमॉस्फेयर। ये साइकिल कैसे ऑपरेट होता है? अब आप देखिए नाइट्रोजन जो है ये क्लाउड्स, नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनते हैं कैसे? क्योंकि हवा में नाइट्रोजन है, थंडरिंग और लाइटनिंग होने की वजह से। We start from this point. This is atmosphere. Nitrogen constitutes 78% in the volume. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्लाउड्स क्या करते हैं? जब बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा थंडरिंग और लाइटनिंग होती है तो N2 टूटता है। N2 के टूटने की वजह से डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, और वो बारिश के पानी के साथ जो है हवा के पानी के साथ जो है नीचे जमीन पे आ जाते हैं। जैसे NO2 और NO3 की फॉर्म में इट कम्स
ऑन द सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे ये प्लांट है फ्रॉम हियर, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे है? बिकॉज ऑफ थंडरिंग एंड लाइटनिंग। अभी भी आजकल इतने बादल गरज रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी नाइट्रोजन है हवा के अंदर जो उसके आसपास है। इट ब्रेक्स डाउन एंड इट मिक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट मेक द डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कम टू द अर्थ सरफेस एंड दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और बहुत सारा ये रन अवे भी हो जाता है, लेकिन प्लांट भी एब्जॉर्ब करता है। ये प्लांट्स हैं। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? प्लांट का डीके हो गया, ये पत्ते पत्ते गिर गए यहाँ पर, इसके प्लांट की डेथ होगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द बैक्टीरिया, फंजाई एंड बॉम्ब्स। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कैटल है या कोई बेस प्रोडक्शन है या ह्यूमन है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये जितने भी प्रोटीन है, जैसे कोई एनिमल का डेथ हो गया या किसी प्लांट के अंदर जितनी प्रोटीन है, इट विल एक्टेड अपॉन बाय द बैक्टीरिया एंड द फंगस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट विल गेट डिकम्पोज इनटू अमोनिया एंड अमोनिया विल गेट डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट विल गेट डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट, ठीक है, और नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रेट है अमोनियम आयन, ये चीजें NO2 या NO3 की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब, ये डिकम्पोज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक स्टेप आ गया, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया इज अमोनिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ये सॉइल के अंदर ये फिक्स हो जाती है, सॉइल के अंदर ये ऐड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ NO3 और NO2, ठीक है। ये सॉइल के अंदर आ जाता है एंड दिस अमोनियम आयन इट विल गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ NO3। जब उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर प्लांट की बॉडी में उल्टा साइकिल चलेगा। NO3 will get converted into NO2 and that ammonia and then protein, because पौधे ने क्या करना है? प्रोटीन बनानी है, ठीक है। और जिस तरह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है और ये नाइट्रोजन का साइकिल ऑपरेट होता रहता है और ये चलता रहता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, जो लिग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा। उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम लिगुमिनोसेरम, ठीक है। दैट इज अ बैक्टीरिया, दिस इज नेम्ड एज राइजोबियम लिगुमिनोसेरम। वो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, और प्लांट्स को देता है और अल्टीमेटली प्लांट उसको शेल्टर देता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता है। बाकी नॉर्मली जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट या अमोनियम आयन की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी सॉइल से। दूसरा मैंने कहा कि नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो केमिकल फर्टिलाइजर या दूसरे फर्टिलाइजर के ऐड करने की वजह से भी हम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं हमारी सॉइल के अंदर जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट। क्रिटिकल एलिमेंट का मतलब है जिसकी डेफिशिएंसी हमेशा बनी ही रहती है, जितना मर्जी सॉइल में डाल दो हमेशा डेफिशिएंट ही रहेगा, बिकॉज इट विल नॉट गेट बॉन्ड विद द सॉइल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इट्स सेम चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल सॉइल पार्टिकल एज वेल एज ऑन द नाइट्रेट आयंस, इफ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। और इस वजह से वो क्या करते हैं? बॉन्ड नहीं बन पाता और ये लीच आउट हो जाते हैं और सॉइल में इसकी डेफिशिएंसी हमेशा हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, दैट यू कैन सी। दिस इज बेसिकली द इकोसिस्टम सक्सेशन। और इसके साथ ही एक साइकिल और भी है जिसको हम बात करते हैं, दिस साइकिल इज ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस साइकिल की बात करें, इसका आई थिंक स्लाइड इज नॉट देयर, आई विल टेल यू। अब स्लाइड में क्या है कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस बेसिकली कहाँ होता है? फॉस्फोरस इज बेसिकली प्रेजेंट इन द रॉक्स। और जितनी भी बारिश होती है या जो बारिश, तूफान, बारिशें हो रही हैं, उसका वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। बारिश के पानी के साथ जब स्पीड से पानी गिरता है तो उसके साथ जो है वो फॉस्फोरस रॉक के साथ नीचे पानी के साथ आ जाता है, ठीक है ना। रॉक्स आर बेसिकली नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जो नेचुरल रिजर्वायर हैं वो हमारी रॉक्स ही हैं। And phosphorus is basically a very very important component of our teeth and bone and shells of different animals, ठीक है ना। जब weathering of rocks होता है तो minute amount of phosphorus जो है ये soil में dissolve हो जाता है and it form the soil solution and it is absorbed by the plants to the roots। और पौधे इसको absorb कर लेते हैं, कुछ इसको पौधे absorb कर लेते हैं और कुछ जो है ये रन ऑफ में निकल जाता है। रन ऑफ मतलब पानी के साथ ही समुद्र और नदियों में चला जाता है, ठीक है। तो जो हर्बीवोर और कार्निवोर्स होते हैं वो इस एलिमेंट को, जैसे मैंने कहा, प्लांट पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स उन पौधों को खाते हैं या कार्निवोर हर्बीवोर को खाता है तो एक दूसरे की बॉडी से वो ट्रांसफर हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि अगर पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब है कि फॉस्फोरस इज बिकम द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। वो एक फूड चेन का पार्ट बन गया। अगर वो फूड चेन का पार्ट बन गया तो जो भी एनिमल उसको ईट अप करेगा उसकी बॉडी में फॉस्फोरस की एंट्री हो जाएगी,
ठीक है ना। और बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं एंड द डेड ऑर्गेनिक दे आर डिकम्पोज्ड बाय फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इन टर्न रिलीज द फास्फोरस। कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर बॉडी डेड हो गया और वो ऐसे पड़ा हुआ है सॉइल में, तो उसके ऊपर कई तरह के बैक्टीरिया काम करेंगे, उसके ऊपर फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी होंगे, तो वो उसकी बॉडी से फास्फोरस को बाहर निकालेंगे और फास्फोरस को रिलीज कर देंगे सॉइल के अंदर। जब फास्फोरस एक बार सॉइल में रिलीज हो जाएगा तो दैट अगेन विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, एंड व्हेन इट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इट विल रीच इन द लीफ एंड इन द फ्रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो एंड द एनिमल हु इज ईटिंग द लीव्स एंड द फ्रूट्स ऑफ दैट प्लांट, इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और हमारी फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारे नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। बहुत सारी सर्विसेज देने का मतलब क्या है कि हमें हवा देता है, प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी हमें रेन से ही मिलता है, दिस इज द ओनली वन सोर्स। ठीक है। और हवा को प्योर करता है, मिनरल साइकिल ऑपरेट करता है, हमें वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड करता है, और क्रॉप को पॉलिनेट करने के लिए डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इकोसिस्टम से मिली हैं। अगर आप सोचिए, अगर ये सारी चीजें हमें पैसे लेके लेनी होती, सारी फैसिलिटी, हमें कभी चिंता नहीं है कि हमें सांस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आप इस थॉट के साथ तो नहीं सोते हैं ना कि हमें पता नहीं सांस आएगा नहीं आएगा, ठीक है, हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सांस, मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो पता नहीं सांस आएगा रास्ते में, हवा होगी वहां कि नहीं, ऐसा तो हमें कभी टेंशन नहीं हुई। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज एवरीवेयर एंड वी आर नॉट टेंस बिकॉज ऑफ दैट। तो ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर ने दी है। नेचर हैज गिवन दिस ऑल दिस टू अस। अगर एक बड़े इकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा हुआ है, उन्होंने जितनी सर्विसेज हमें नेचर से मिलती हैं, जितनी सर्विसेज हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, कोई ऑर्गेनिज्म अगर गिर जाएगा सॉइल में तो हमें चिंता नहीं है वो डिग्रेड होगा कि नहीं होगा, वो एक्चुअली वक्त के साथ हो जाएगा, और उससे बायोजियोकेमिकल साइकिल चल रहा है। ठीक है। और जितनी सर्विसेज हमें नेचर से मिलती हैं, उन्होंने प्राइस टैग लगाया कि अगर उसको हम पैसे में तोलें तो कितना होगा, और अल्टीमेटली उसका जो अमाउंट है, इट हैज कम्स आउट टू बी डबल द जीडीपी ऑफ द यूएसए पर एनम। उससे भी डबल आ जाता है उसका अमाउंट। मतलब यूएसए की जीडीपी अगर 17 ट्रिलियन डॉलर है यूएसए की, तो इट हैज कम्स आउट टू बी 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये कैलकुलेशन उन्होंने बहुत पहले करी थी। आज यूएसए की इकोनॉमी इज अप टू 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इट कम्स आउट टू बी, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आज की डेट में उसका रेट जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हुआ है, रेट बढ़े हर चीज के, तो 60,000 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वो रेट हो जाएगा। दैट इज डबल द जीडीपी ऑफ द होल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतना पैसा हम कहाँ से खर्च कर सकते हैं? ये इतना ज्यादा हमें फ्री मिल रहा है नेचर की तरफ से, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो सनलाइट है, ठीक है, चाहे वो मिनरल साइकिल ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे हमें वो कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड एस्थेटिक्स हैं, सब ब्यूटीफुल देखते हैं कि इतने अच्छे फॉरेस्ट हैं जहां जाके हम अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश कर पाते हैं। ठीक है। और जितने ड्रॉट और जितने फ्लड्स को मिटिगेट करने का मैकेनिज्म नेचर के पास है। हमें फर्टाइल सॉइल मिल रही है, फर्टाइल सॉइल भी तो नेचर ही दे रहा है ना, कि हम कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो उस मिट्टी को उपजाऊ तो नेचर ने ही बनाया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑल दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें हमें मिल रही हैं, अगर उसको कीमत किया जाए तो दैट आज की डेट में उसकी कॉस्ट जो है, इट विल कम आउट टू बी 60,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो जाएगा। दैट विल बी ह्यूज अमाउंट। ठीक है। वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट होगा। ठीक है। जिसको बियर करना बड़ा मुश्किल है। तो वी शुड थैंकफुल टू द नेचर। हमें हर चीज के लिए नेचर का थैंक्स करना चाहिए कि भाई नेचुरल हमें गिफ्ट मिला है। बाकी जो हमारी टेंशन है डे टू डे की, हो तो कहीं भी नहीं ये करती है, बिकॉज लाइफ सपोर्टिंग थिंग इज द बिगेस्ट थिंग। हमें लाइफ सपोर्ट करने की तो कोई टेंशन है नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।